हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पीरियडिक टेबल भाग 4 और ये भाग 4 हमारा आखिरी भाग होगा और इसके बाद आप लोग इससे जुड़े हुए MCQs करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए होंगे, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसके 3 पार्ट देख के आइए, उसके बाद इसे देखिए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले ये हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सिखाते हैं कि आपको 1 से लेकर के 30 तक परमाणु संख्या बिल्कुल रटा होना चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक के परमाणु संख्या, यानी जो जो तत्व हैं उनके परमाणु संख्या बिल्कुल से आपको याद होने चाहिए। तो ये तो हो गया आपका काम, ये आप लोग याद कर लेना। इसके बाद हमारे पास क्या है, आज सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो देखिए, इसे आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो उपाय है 2 8 8 11, समझ रहे हो। यानी हमारे पास क्या हुआ कि ये 2 8 8 11 क्या है, तो ये पहले कक्षे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे। दूसरा रूल ये हमारे पास हो सकता है कि 2 8 18 32, सेम पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, फिर दूसरा में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 32। ये नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की मतलब संख्या है, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप इस पीरियडिक टेबल में किसी को भी लीजिए और कोशिश करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने का। अगर आपने मेरा पुराना वीडियोस देखा है तो उसमें मैंने SP वाला तरीका भी सिखाया है। अभी आप देखो, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिलहाल कुछ देर के लिए मान के चलिए कि इस रूल से करना है। कैसे पता चलेगा सर? कम से कम आप मान के चलिएगा कि 20 तक के परमाणु संख्या वाले जो तत्व हैं उसको इस रूल में करना पड़ेगा। तो ये क्या दर्शाता है कि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू रूल पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कि नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन रह गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अगली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो आप बोलेंगे 8 होगा सर, क्योंकि मैक्सिमम 8 का कैपेसिटी है। अब 8 2 10, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? तो आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन और रह जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल से दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगले कक्षा का कैपेसिटी टोटल 8 था, तो कम से कम 2 तो रह ही सकता है। यानी इस वाली चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आई होगी, और भी हम करेंगे आपके लिए अभी। अब इससे मुझे बताइए, एक सूचना और मिला, कितने हो गए कक्षा? 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा। हमेशा याद रखिएगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जितना ये कक्षा आया वो आपको बताता है आवर्त का ज्ञान। इसका मतलब अपने को ये पता चला कि ये जो मैग्नीशियम नाम का तत्व है ये पक्का आवर्त 3 में होगा। कैसे? क्योंकि 3 कक्षा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कक्षाएं जो होती है आवर्त के बारे में बताती है या आवर्त कक्षा के बारे में बताती है। और भी आपको दिखाते हैं, घबराइए मत। सपोज करिए हम लोगों ने ले लिया कैल्शियम। तो आप मुझे बताओ, कैल्शियम के पास 20 है। अभी आप देख सकते हो कि ये वाला देखो जो है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 8 8 और 2। देखो यहाँ पे 2 8 8 8 का मैक्सिमम कैपेसिटी था कि नहीं? और अगले वाले में 11 है, तो हम लोग लोएस्ट वैल्यू 2 ही रख सकते हैं। आशा करते हैं बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया यार, इसमें टोटल कक्षा कितना? 4। तो पक्का आप लोग समझ सकते हैं ये चौथे आवर्त में होगा। देखिए तो चौथे आवर्त में ही है। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। अब मान के चलिए हम आपको एक Zn का करके सिखाते हैं। जिंक का देखिए होता है 30, ये देखो कहाँ पे है, इस जगह पे। तो अभी देखो Zn 20 के क्रॉस किया है, तो आप ये वाला रूल लगा लीजिए। मतलब सुविधा होगा जो बच्चे मतलब इसको पढ़ते नहीं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले। तो मैंने रखा 2 और 8, तो 8 2 कितना हो गया? 10। अभी मेरे पास 20 है, तो 18 तो रह ही सकता है। तो 18 8 26 2 30, तो यहाँ कितना हो गया यार? 2 हो गया।
तो यहाँ पर आप देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बात समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। तो टोटल कितने कक्षा है? 4, यानी ये आवर्त 4 में होगा। देखिए गौर से, तो चौथे आवर्त में ही। आशा करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने सीख गए होंगे और आपको कक्षा का मतलब आवर्त का संख्या होता है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ और बातें करते हैं। हम जानबूझ के यहीं पर रह रहे हैं ताकि आपको अच्छे से कुछ सिखा पाएं। अब आप देखना, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजकता। और संयोजकता को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी। संयोजकता को क्या कहते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी को आप समझिए पहले, उसके बाद आपको डेफिनेशन तो अपने आप बन जाएगा। वैलेंसी सीखने के लिए आपके पास 2 रास्ता है, या तो रट लीजिए या समझ लीजिए। तो मैं समझने वाला रास्ता आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। वैलेंसी सीखने के पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे कितना है। याद रखिएगा कि सबसे पहले जब भी वैलेंसी लिखना है तो आप आखिरी कक्षा में आ जाइएगा, और आखिरी कक्षा में हमेशा याद रखिएगा उसको 8 बनाना है। आप बाद में जाके सीखेंगे, हम लोग उसको 8 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो इसको कोशिश करना है कि आपको 8 बनाना है। मुझे बताइए इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आप मुझे बताइए ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो दे भी तो सकता है, तो आप बोलेंगे सर हाँ 2 दे देगा। तो मुझे बताइए ये वाला तो दिखाई नहीं देगा, तो आखिरी कक्षा में तो पक्का 8 हो जाएगा। अब आप मेरे से एक बात बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है? तो इमीडिएट आपका जवाब आएगा सर देना ज़्यादा आसान है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और देने से देखो ये गायब हो जाएगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, जो अष्टक नियम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब याद रखिएगा, संयोजकता का मतलब ही होता है यही बात, यानी किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है या ले रहा है, इसी चीज को संयोजकता कहते हैं। और एक बहुत अच्छा सा ज्ञान ये है कि जब इलेक्ट्रॉन वो देगा, यानी देने पर साइन आपको लगता है प्लस, और लेने पर साइन आपको लगता है माइनस। यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे चुका है, यानी क्या हो जाएगा? +2। समझ पाए होंगे? यानी संयोजकता जो हो गया लेने या देने की क्षमता को दर्शाता है, और किस पर्पज से उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो मैं आपको और दिखाता हूं क्या होगा। सपोज करिए हमारे पास हो गया सल्फर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख चुके हैं तो ये 2, ये 8, ये 6, 8 2 10 6 16। मुझे आप बताइए ये 6 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा अच्छा से, कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? तो इमीडिएट आपका जवाब आएगा सर 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी वो ले लेगा। इसका मतलब सल्फर का कितना हो गया? -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है। बात समझ में आ रही होगी? आगे चलते हैं कुछ और। इसके बाद आ जाइए क्लोरीन पार्ट पे, ये जो एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 7 आएगा। अब आप समझ गए कि 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, लेने से हो गया यार -1। बहुत ही सुंदर सा चीज है, मतलब एकदम आसान है, और आपको लगेगा कि भी नहीं कि आप तुरंत सीख गए, है कि नहीं? तो आपको समझ में आ चुका है कि संयोजकता क्या होता है। तो इससे एक बात तय होता है कि संयोजकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप सीख गए तो संयोजकता आपके मुट्ठी में होगा, है ना? इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी आप कर सकते हो, जेडिन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, कैडमियम का करें, बोरोन का करें, जिसका आपको करना है कर सकते हो। ठीक है ना? 1 2 और करके सिखाते हैं। सपोज करिए मुझे करना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो मुझे आप बताओ 2 और 5 हो रहा है। मुझे बताइए ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 करने के लिए 3 चाहिए, तो ऑब्वियसली यार -3 हो गया। अब मुझे बताइए क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल दे सकता है सर, लेकिन देने की बजाय वो लेना ज़्यादा पसंद करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से -3 इसकी संयोजकता हो चुकी है।
तो आशा करते हैं कि आपको संयोजकता क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए मैंने सोडियम लिया, सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो 2 8 1 आ जाएगा। एक और सीखिएगा, एक हम पोटेशियम ले रहे हैं, कुछ सिखाने के लिए आपको करते हैं। पोटेशियम लीजिएगा तो इस वाले का हो जाएगा 2 8 8 1। समझ में आ रहा बच्चे लोगों को? अब आप देखिए इस वाले को अगर हम पूछते हैं तो कितना हो जाएगा यार, तो इस वाले में आप पूछिएगा तो ये आवर्त हो गया, ठीक है ना, 1 2 3। तो यानी ये कौन से आवर्त में होगा? 3। ये किस आवर्त में होगा? तो ये आप बोल सकते हो चौथे आवर्त में होगा। ये किस में? तो तीसरे आवर्त में होगा। इतना तो आप लोगों ने पहले भी सीखा था। सोडियम का अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने कर लिया, तो संयोजकता कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे। यहाँ पर भी ये 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे। अब आपको हमेशा याद रखना है कि संयोजकता का मतलब प्लस या माइनस होता है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो दोनों लगभग एक चीज है, बस थोड़ा सा गैप है दोनों में, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हुआ ना, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आपको सोडियम और पोटेशियम का पूछेगा तो आप 1 बोलिएगा, ना कि +1 बोलिएगा। इसको मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से मत समझिएगा, फिर आप बोलेंगे सर दोनों में ही तो प्लस प्लस है। जी नहीं, वो मैथ है, ये केमिस्ट्री है। तो याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन में हमें प्लस और माइनस कभी नहीं बोलना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही संयोजकता तय होता है। ये दोनों में रिलेशनशिप भी है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर कोई पूछेगा आपको कि नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 5। अब आप एक बात तो सीख गए कि जो कक्षा होता है वो आवर्त को दर्शाता है। यानी आप बोल सकते हो कि जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो एक बात तो यार पक्का है, बाएं से दाएं जब आप जाते हो तो पक्का वहां पर वो आवर्त तय होता है। समझ रहे हो सब लोग? बाएं से दाएं जब जाते हैं तो पक्का वो आवर्त तय होता है ना। अब एक चीज और सीखिएगा जो यहाँ पर बहुत मार्जिनल बात है। अभी देखिए आप सोडियम को गौर से देखिए, यहाँ पर है, और पोटेशियम को गौर से देखिए यहाँ पे। जानबूझ के मैंने ये दोनों लिया ताकि कुछ आपको दिखाना है। आप मुझे बताइए इन दोनों के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 और 1 है कि नहीं? दोनों के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इससे एक सीख मिलता है कि जो किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो किसको दिखाता है? वो उसके वर्ग को दिखाता है। अदरवाइज आप कर सकते हो इसके समूह को दिखाता है। मतलब क्या हुआ? देखिए वर्ग 1 में, वर्ग याद है ना, समूह ऊपर से नीचे होता है, तो समूह 1 में ही सोडियम है, समूह 1 में ही पोटेशियम है। इसका तात्पर्य ये है कि किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके वर्ग या समूह, और इंग्लिश में कहा जाए तो ग्रुप को दर्शाता है, या ग्रुप बोला जाए तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। लेकिन ज़्यादा उचित रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके ग्रुप्स को दर्शाता है। यानी आप एक रिजल्टेंट पक्का याद कर लेना कि जो कक्षा हो गया वो आवर्त से संबंधित है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया वो उसके वर्ग से संबंधित है। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो अभी तक सभी बच्चों को संयोजकता समझ में आ गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने सीख गए हैं। इसके बाद अगर थोड़ा सा और हम लोग आगे चलें तो हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन से वर्ग पता चलता है और कक्षा से आवर्त पता चलता है। इतने बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए सारा चीज़ आपको हम यहीं सिखाएंगे एक एक कर करके। अब एग्जाम में कई बार आता है परमाणु आकार के बारे में। परमाणु आकार यानी आप इसको कह सकते हैं साइज ऑफ एटॉम। इसको हम लोग त्रिज्या भी बोल सकते हैं, त्रिज्या से भी रिलेटेड। ऐसे त्रिज्या अलग होता है फिर भी हम इसमें त्रिज्या काउंट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है परमाणु आकार। अब आपको इसमें 2 केस आएगा कि जब आप बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु आकार क्या होगा
और ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु आकार क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपको रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक सीखना है तो प्लीज़ समझिएगा ध्यान से। मैंने आपको एक वक्त कहा था कि आप बाएं से दाएं में कुछ 2-3 तत्व याद कर लें और ऊपर से नीचे में 2-3 याद कर लें। तो मैंने आपको उस दिन बोला था कि आप लिथियम याद कर लो, कार्बन याद कर लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप देखिए खास बात क्या है, समझाते हैं। लिथियम की परमाणु संख्या 3, कार्बन की 4, इसकी 5 और ये माफ कीजिएगा, नाइट्रोजन का 7 हो गया यार, थोड़ा उल्टा उल्टा लिख दिए, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब आप ध्यान से देखिएगा कि कारण क्या है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता होगा। ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ कि अगर आपने लिथियम का संयोजकता लिखा, माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होगा, कार्बन का आपने लिखा तो 2 और 4 होगा, नाइट्रोजन का आपने लिखा तो 2 और 5 होगा, ऑक्सीजन का आपने लिखा तो 2 और 6 होगा। बात समझ रहे हैं सारे बच्चे? इसका मतलब ये हो गया यार कि दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो 2 ही सर्कल बनेगा। ये सर्कल बस दिखाने का एक जरिया है, यानी यहाँ पे नाभिक होगा, इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, सब में चक्कर लगाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली वाले में 4। समझ रहे हो बात? सबके अंदर में 2 ही है, अगली वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद अगले वाले में यहाँ तो 2 ही है, फिर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप आगे कर सकते हैं। यानी इसका तो देखो सर्कल 2 ही बना, तो सर्कल देख के फैसला नहीं हो सकता है कि बाएं से दाएं जाने में घटता है कि बढ़ता है। तो फिर कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए परमाणु संख्या मतलब क्या होता है। तो परमाणु संख्या देखो सबका पता है ना। तो परमाणु संख्या मतलब होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, यही है हमारे पास, है कि नहीं। तो मुझे बताइए प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है, 3, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 7, इसमें कितना है 8। और प्रोटॉन आप मुझे बताइए कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। फिर से रिपीट करते हैं, परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का संख्या। तो ये जो हो गया ये परमाणु संख्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके पास 3 प्रोटॉन है, अर्थात हम कह सकते हैं इसके पास 3 धन आवेश है। अब आप एक फोटो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मुझे बताइए यहाँ पर 3 धन आवेश है तो 3 प्रोटॉन होगा, यानी 3 प्लस होगा। अपने को पता है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है, यदि जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना पड़ेगा, कि प्लस माइनस को आकर्षित करता है, और बड़े प्यार से आकर्षित करता है, आज के ज़माने में तो ज़्यादा करता है। तो भाई प्लस अगर माइनस को आकर्षित करता है तो ये इसको इधर टानेगा, है कि नहीं। प्लस माइनस को आकर्षित करेगा, तो सोचिए एक तरह से ये चुंबक इसको टान रहा है। या इसको सामान्य भाषा में सपोज करिए, यहाँ 3 आदमी है, उधर में चक्कर लगाने वाला आदमी को पूरा जोर से टान रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कार्बन का, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सारा चक्कर बेचारा लगा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, यहाँ पे 4 प्लस है। अब आप मुझे बताइए ये 3 आदमी बाहर वाला को जोर से टान रहा है, यहाँ 4 आदमी जोर से टान रहा है, तो कौन ज़्यादा जोर से टानेगा। बहुत बच्चा वाला भी आंसर लोग दे देगा, छोटा बच्चा भी, सर यही तो टानेगा ज़्यादा जोर से। और मुझे बताइए एक बात कि अगर ये ज़्यादा जोर से टान दिया तो यह थोड़ा सा अंदर की ओर आ जाएगा कि नहीं, और ये भी टान रहा, ये भी थोड़ा सा अंदर आएगा कि नहीं। लेकिन आप मुझे बताओ ज़्यादा अंदर कौन घुसेगा, तो आप बोलेंगे सर ये घुसेगा। मुझे बताइए इन दोनों में फिर आकार किसका छोटा होगा, तो आप पक्का बोलेंगे सर ये होगा। और यही हमारे समझाने का कंसेप्ट था, आपको जवाब मिल चुका होगा। यानी ज़्यादा धन आवेश होगा तो वो ज़्यादा अंदर की ओर टानेगा, और पक्का आकार धीरे धीरे सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट मिला कि बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या हो जाएगा, घटेगा, या आप कह सकते हो कि कमी होगा। क्यों भाई, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। कुछ ये इसका कारण था कि क्यों आकार बढ़ेगा या क्यों आकार घटेगा। ठीक है, अभी तो बढ़ेगा में तो नहीं आए हैं, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया मैंने, लेकिन इसमें एक कष्ट वाली बात है, वो आपको बताते हैं। क्या है बताते हैं। कष्ट वाली बात है कि बाएं से दाएं जाने पर एक एक्सेप्शन है, जिसको हिंदी में अपवाद कहते हैं। जब आप बाएं से दाएं जाइएगा, यहाँ पे देखिए हम दूसरे
आवर्त से चल रहे हैं तो अंतिम में क्या मिलेगा, नियॉन मिलेगा। यहाँ पर जा कर के चीज़ उल्टा हो जाता है। तो फिर आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है। आप बोलेंगे अरे सर नियॉन में तो 10-10 आदमी अंदर में घुसा हुआ, ज़्यादा जोर से ना टान दे। तो मुझे बताइए, आपने पहले मेरे वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है नियॉन अक्रिय गैस है कि नहीं? किसी से अभिक्रिया करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता सर? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से अष्टक पूरा होता है। और जब सपोज करिए कि इसका पेट भरती है, आपने पूरा एकदम जम के खाना खाया पार्टी में, और फिर कोई आपका दोस्त पार्टी में बुलाए तो थोड़ी खाना खाइएगा वापस जाके, पेट तो भरती है। वैसे इस बेचारे का पेट पूरा फूल है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो इसका प्लस थोड़ी माइनस को आकर्षित करेगा। यानी मुझे बताइए, इसमें तो अंदर की ओर टनाएगा ही नहीं कुछ। हम देखिए थोड़ा ग्रामीण भाषा बोल रहे हैं, अंदर की ओर वो नहीं ला पाएगा। इसका मतलब ये आकार जितना बड़ा था उतना ही रह जाएगा, अर्थात पक्का यहाँ पर इसका आकार सबसे बड़ा होगा। ये इसका एक्सेप्शन है। यानी ध्यान रखिएगा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार तो बढ़ता है, माफ कीजिएगा घटता है, लेकिन सबसे अंत में अक्रिय गैस पड़ता है, उसका आकार सबसे बड़ा होता है। क्यों? मैंने आपको बताया। यानी अब अगर हम कंक्लूजन लिखें एक लाइन में, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या हो गया यार? घटेगा। क्यों घटेगा मैंने बता दिया। परंतु अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है? बाएं से दाएं जाने पर अक्रिय गैस का आकार सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ये बहुत सारे टीचर भी नहीं बताते हैं, लेकिन उनको बताना चाहिए। कारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर आप ये नहीं जानिएगा तो आपके साथ एक दिक्कत होगा। आपको बोलेगा यार कि इनमें से सबसे बड़ा आकार कौन सा है। हम देखो एक ऑप्शन आपको देते हैं, AlCl और Ar। तो जब मान लीजिए बच्चा थोड़ा नॉलेज वाला और ये वाला पॉइंट पढ़ा ही नहीं, तो वो बोलेगा अरे यार ये तो एक ही आवर्त का है। तो वो बायां से दायां जाएगा और बोलेगा सर सबसे बड़ा आकार तो इसी को होगा, क्योंकि इधर से इधर जाने पे घटता है। लेकिन नहीं, ध्यान रखिए यहाँ आर्गन गैस अक्रिय है, सबसे बड़ा आकार इसी का होगा। समझ रहे हो यार? ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आपको ले चलते हैं इसका सेकंड केस पे, कि परमाणु आकार ही आप अभी पढ़ रहे हैं, परमाणु आकार ही पढ़ रहे हैं, है ना। और परमाणु आकार में आप पढ़ रहे हैं अभी सेकंड नंबर केस, ऊपर से नीचे आने पर। ये बड़ा ही आसान है। तो आपको मैंने फिर से यही बोला था कि आप बाएं से दाएं में कोई भी 3-4 याद कर लें ऊपर से नीचे। तो मैंने आपको ये याद करने बोला हुआ था। मैंने बोला था आपको लिथियम याद कर लीजिएगा, सोडियम याद कर लीजिएगा, पोटेशियम याद कर लीजिएगा। पोटेशियम मतलब, चलो ठीक है, लिथियम का 3 हो गया, इसका 11, इसका 19। तो मुझे बताइए जब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 2 और 1 होगा। सोडियम का होगा यार तो 2, 8, 1 होगा। यहाँ पर अगर आप पोटेशियम का करोगे तो 2, 8, 8, 1 होगा। अब मुझे बताइए सब में कक्षा बढ़ रहा कि नहीं? तो कक्षा बढ़ रहा, तो ये तो स्पष्ट बात है कि ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ेगा। आपको फोटो भी बना के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए 2, 1 के लिए 2 सर्कल बनेगा। अगर 2, 8, 1 के लिए 1 सर्कल, फिर 8, फिर 1, फिर उसके लिए देखो ऐसा बन जाएगा। इस तरह से काम खत्म। चूंकि कक्षाएं बढ़ती है तो परमाणु आकार तो पक्का ही बढ़ेगा, कैसे कम सकता है। तो ये आपने बहुत इजीली सीख लिया कि परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाता है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। यहाँ तक बच्चे को क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी ना एग्जाम में ये भी आ जाता है, धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी। याद रखिएगा धात्विक गुण में भी अगर पूछे तो इसका उत्तर परमाणु आकार वाला ही होगा। जो परमाणु आकार का उत्तर है वही धात्विक गुण का उत्तर है। यानी बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है।
समझ रहे हो बात? धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। मतलब जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए मैंने सोडियम और पोटेशियम लिया, देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का कितना यार 2 8 8 1। एक और एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम का और मैग्नीशियम का, ये ऊपर से नीचे वाला ले रहे हैं। और एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, किसी का भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक ही लेते हैं 4 और यहाँ पे ले लेते हैं 12। तो इसका कितना हो जाएगा यार 2 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 8 2। यहाँ पे देखिए एक बात आपको मिलेगा क्या कि धात्विक गुण तो आपने समझ लिया कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, क्योंकि मैंने बताया परमाणु आकार के जैसे ही होता है, और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। इससे और एक चीज़ आपको शिक्षा मिलेगा कि धात्विक गुण में क्या एक कॉमन है, यानी आप कह सकते हो कि धातु का गुण क्या होता है। धातु का गुण, तो धातु का गुण एक बहुत स्पष्ट चीज रहेगा कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे? देखिए ये, देखिए ये 3 कैसे, आप इसका ले लेना। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी इसकी संयोजकता आप कह सकते हो +1 +2 +3। ये भी सही बात है। और दूसरा प्रॉपर्टी हो सकता है धातु का कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी त्याग देता है। देखिए सही में तो ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी जल्दी त्याग दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन फटाफट से दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन फटाफट से दे दिया। अगर आप इसको सीख गए तो पक्का पता चल जाएगा कि बाएं से दाएं जाने पर क्यों घटता है। इसका जवाब आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे देगा। नाइट्रोजन में जब जाइए तो 2 और 5 तो इलेक्ट्रॉन तो ये ले रहा, त्याग नहीं रहा है। ऑक्सीजन का आपको पता है कि 2 और 6 होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन धातु का गुण क्या होता है? लेने का, देने का नहीं। इसलिए ये धात्विक गुणों में नहीं काउंट होता है। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर मेरे भाई घटता है। उम्मीद करते हैं हम समझाने में सक्षम हुए होंगे कि बाएं से दाएं जाने पर क्यों घट जाता है और ऊपर से नीचे आने पर क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या भी लगभग वही है। इसके बाद आपने पढ़ लिया धात्विक गुण क्या होता है। अब चलिए आपको लेके चलते हैं आगे। इसके बाद 3 शब्द और याद रखिएगा। इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता आपको याद करने का भी तरकीब सिखाएंगे। उसके बाद होता है यार आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा। इसके बाद होता है क्या, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि, लब्धि ऊर्जा। अब हम एक एक करके सिखाते हैं। पहले तो याद करने वाला प्रोसेस सिखाते हैं। याद रखिएगा, सब में पूछता है कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा या घटेगा रेस्पेक्टिवली, कुछ ऐसा याद रखिएगा। ये तीनों ही उल्टा किसका होता है? परमाणु आकार का। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, परमाणु आकार में जो रूल फॉलो होता है इस तीनों में इसका उल्टा रूल फॉलो होगा। कहने का तात्पर्य यह है, इन तीनों के लिए बार बार बता रहे हैं, इन तीनों के लिए अगर आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो ऐसे याद करिए, परमाणु आकार घटता था ना, तो ये क्या होगा यार, बढ़ेगा। उसके बाद आप टॉप टू बॉटम आइएगा, यानी ऊपर से नीचे आइएगा, तो परमाणु आकार बढ़ता था ना, तो ये तीनों पक्का घटेगा। ऐसे आप याद कर लेना, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आसान है। ठीक है, अब कुछ शब्दों को सिखाते हैं। ठीक है ना, कुछ शब्दों को सिखाते हैं, क्या रहेगा नहीं रहेगा। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक प्रॉपर्टी को वो ले लेगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो फ्लोरीन का, तो हम लोग फ्लोरीन का 2 साथ लिख सकते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन फटाफट से ले लिया तो -1 हो गया। समझ रहे हैं, जो बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, वो विद्युत ऋणात्मकता प्रॉपर्टी को दिखाता है। अब विद्युत ऋणात्मकता में यार एक
खास बात का ख्याल आपको और याद रखना है, और वो खास बात है क्या हम बताते हैं। एक प्रॉपर्टी अपने बच्चे को याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है ना, देख देता है। मान लीजिए विद्युत ऋणात्मकता को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी। आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना है कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी जो होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस चार्ज होता है, यानी धन आवेश। और ये इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस चार्ज के। अब इसका फंडामेंटल क्या है अभी सिखाते हैं, ठीक है। अभी तुरंत हम आपको बताते हैं कि इसका मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, ठीक है। अभी तुरंत आपको हम सिखाएंगे। जैसे हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल तैयार करते हैं, ठीक है, देखना अभी ध्यान से। सपोज करिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम, ठीक है। सोडियम मैंने सपोज करो कि एग्जाम्पल लिया इस तरह से, और एक मैंने लिया। अब आपको पूछ देगा कि इसमें किसका इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी ज़्यादा है, कैसे तय करिएगा। तो मुझे बताइए इसका संयोजकता +1 और इसका संयोजकता +2। अब अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं आता है तो भी सिखाते हैं। देखो, अगर आप साइंस में अच्छे हो ना तो इसमें पक्का ही अच्छे होंगे, ये भी साइंस का ही पार्ट है। याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर प्लस चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। यानी फिर से रिपीट करते हैं हिंदी में, यदि धन आवेश का संख्या बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। इसके ऑपोजिट है, यदि ऋण आवेश का संख्या बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगा। ये 1/, का मतलब याद रखिएगा हमेशा ही उल्टा होता है। अब आपको एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं। इसका कितना है यार +1, इसका कितना है यार +2। तो अभी मैंने क्या सिखाया कि प्लस का संख्या बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, यानी ये सीधा अनुपात में है। और प्लस का चार्ज कमेगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी कमेगा। तो मुझे बताइए प्लस का संख्या किसके पास ज़्यादा, इसके पास, तो इसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा। आसान लगा। उसी तरह से और आगे लेके चलते हैं। मान के चलिए मैंने एक एलिमेंट x का लिख दिया है 2- और y का लिख दिया है 3-। अब मैंने आपको यहाँ पे ये पूछा कि किसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा। तो ये रूल आप याद रख लें। मैंने ये सिखाया कि माइनस का संख्या बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, माइनस का संख्या कम होगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, यानी उल्टा रिलेशन। यानी माइनस का संख्या किस में कम है, इसमें कम है, तो पक्का विद्युत ऋणात्मकता इसका ज़्यादा होगा। समझ पाए होंगे यार, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा चक्कर याद रखना है कि कैसे करके कब क्या डिसीजन ले करके हम लोग कुछ आंसर दे पाए, है ना। आंसर देने से ही तो पता चलेगा ना कब हम लोग क्या लगा सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चे को समझ में आ गया होगा। उम्मीद तो हम पूरा करते हैं कि आपको पक्का समझ में आ गया होगा, है ना। अभी आपको हम एक क्वेश्चन पूछे तो देखिए तुरंत बता दीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया इस तरह से, और मैंने पूछा कि इसमें किसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगा। तो आपको पता है कि माइनस में उल्टा होता है, तो जिसका सबसे ज़्यादा माइनस होगा उसका सबसे कम हो जाएगा। कहानी खत्म हो गया। यही तो कमाल की चीज़ है कि जब आप पढ़िएगा ना तो ऐसे करके पढ़िए तो मज़ा भी आपको उतना ही आएगा। यहाँ तक बच्चे को समझ में आया है, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई कष्ट आपको होगा। अच्छा, और कुछ सिखाते हैं। देखो, इसके बाद आपने एक चीज़ और देखा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा यार, आयनीकरण ऊर्जा। तो आयनीकरण ऊर्जा समझिएगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर, तो इनके बीच जो आकर्षण बल काम करता है, इसको घटाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है वो आयनीकरण ऊर्जा होता है ना। अब आप मुझसे पूछिएगा सर कि आपने क्यों कहा कि ये परमाणु आकार का उल्टा होता है, ठीक है ना। या आप इसमें कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो आयनीकरण ऊर्जा होता है।
तो देखिए सिखाते हैं। आपने पढ़ा कि बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, तो आप मुझे बताइए आकार घटता है। कैसे घटता है मैंने बता दिया है। मुझे एक बात बताइए भाई कि अगर बाएं से दाएं जाने पर आकार अगर घटेगा तो इनके बीच मुझे बताइए आकर्षण बल ज़्यादा होगा कि नहीं। और आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में भी तो दिक्कत होगा। ठीक है, मान लीजिए भाई बड़े प्यार से दोनों लोग प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनके बीच प्यार को आप कम करना चाहते हैं तो मुश्किल भी तो उतना होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। मान के चलिए कि मैंने थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया, यहाँ आकर्षण बल जो है इसके कंपैरिजन में कम है। तो जिसमें आकर्षण बल ज़्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट बात है कि आकार घटने से आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम लोग को निकालने के लिए ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए आयनीकरण ऊर्जा क्या हो गया, ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको समझना है तो इस प्रकार समझिए, नहीं तो मैंने बता ही दिया है कि आप याद कैसे रख सकते हो, है ना। याद भी रख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए समझने का। और आयनीकरण उल्टा, आयनीकरण ऊर्जा का उल्टा ही होता है यार, इलेक्ट्रॉन लब्धि। इसको इंग्लिश में कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ये वही इलेक्ट्रॉन लब्धि होता है, और ठीक उसी प्रकार से करिएगा तो काम तमाम हो जाएगा क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हैं। आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, ये सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, अब आपको रटना है तो रट सकते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। ठीक है ना, आप जरूर रटिए। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको MCQs में समझाएं। ठीक है, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको एक चीज़ याद रखना है, कभी कभी MCQ में आता है, ये जो हीलियम होता है, याद हमेशा याद रखिएगा, इसका जो होता है उच्च होता है, और क्या होता है, आयनीकरण ऊर्जा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा किसका होता है, हीलियम का, और सबसे कम अगर पूछेगा तो सीजियम का। क्या पढ़ रहे हो आप, आयनीकरण ऊर्जा। सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा किसका होता है, हीलियम का, सबसे कम किसका होता है, सीजियम का, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग और चलते हैं। इसके बाद एक कभी कभी एक्सेप्शन पूछेगा, हर आवर्त में, ठीक है, आवर्त बोलने का मतलब याद रखिएगा बाएं से दाएं पूछ रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए इलेक्ट्रॉन लब्धि, तो आपने अभी ताजा पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये परमाणु आकार का उल्टा होता है। लेकिन सबसे आखिरी में कौन पड़ेगा, अक्रिय गैस। इनके बीच तो आकर्षण बल ही नहीं होगा, तो याद रखिएगा ये सबसे कम होगा, क्योंकि आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? तो यानी ये वाला याद रखिएगा, हर आवर्त में जो अक्रिय गैस होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि होती है वो सबसे कम होती है। आशा करते हैं भाई बात समझ में आ गया होगा। और आपको याद रखना है, ठीक है, पूरे पीरियडिक टेबल में ये जो क्लोरीन होता है इसका जो इलेक्ट्रॉन लब्धि होता है वो सबसे अधिक होता है। पूरा पीरियडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि किसका होता है, तो क्लोरीन का। क्लोरीन से हम लोग पहले से ही परिचित हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब कई लोग क्या करते हैं, हेलोजन के प्रॉपर्टी भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे विचार से हम उसको थ्योरी में कवर नहीं करेंगे। बाकी जो पार्ट है वो हम लोग MCQs में कवर करेंगे। तो ये था यार पार्ट 4। ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं किया, उसको संक्षेप में बताया, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग MCQ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, थ्योरी क्लास ख़त्म हो चुका है। कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं MCQ सीरीज़, और मुझे लगता है कि मैंने अभी तक 100 MCQ तो बना लिए। मेरा अपना बना हुआ MCQ होगा, कम से कम 170 MCQ तो आपको हम जरूर कराएंगे। और ये अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही। इसे ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।